नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 9 की साइंस का पहला लेसन लेकर के चल रहे हैं। जैसा कि आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले बात आती है पदार्थ की, सबसे पहले बात आती है मैटर की। पदार्थ क्या है? जैसा कि हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जो भी हम देखें वो पदार्थ है, ठीक है। पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी या रेत की एक कण भी पदार्थ का ही रूप है। जैसा कि पहले दिखाई पड़ रहा है पदार्थ। पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है तथा जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है। अब किसी वस्तु को हम रख देते हैं तो वो स्थान तो थोड़ा घेरेगी ही, जैसे ईंट पत्थर, ठीक है, स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है, थोड़ा उसमें उसका कुछ ना कुछ वजन होता है जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसका हम सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं, ठीक है, वो स्थान नहीं घेरती है, इस प्रकार की है। तो ये हो गया पदार्थ। अब पदार्थ की अवस्थाएं, अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं वैसे मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है कि पदार्थ की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने बढ़ाकर इसे 5 प्रकार कर दिया है। कुल मिला के हम यहाँ पर 3 ही प्रकार की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। बाकी बची 2 अवस्थाएं आपको ये जो चैप्टर के अभी एंड में, वीडियो के एंड में हम आपको वो 2 अवस्थाएं जो हैं उनके बारे में भी बताएंगे। अभी ध्यान देते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था, द्रव और गैस अवस्था, ठीक है। तो पहले आ जाइए ठोस अवस्था पर। ठोस अवस्था वह है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है। ठोस अवस्था जैसे ईंट है, पत्थर है, उसका आकार व आयतन दोनों निश्चित है। ये हमने इसलिए बनाया है कि ठोस अवस्था में अणु जो है पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, वो हो गई ठोस अवस्था। फिर आते हैं द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। जिस पात्र में इसे रखी जाएगी उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। इसके अणु जो है थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं गैस अवस्था। गैस अवस्था का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है, और इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है। ये आपकी हो गई अवस्थाएं। सबकी समझ में आ गया? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। बहुत ध्यान से इसे पढ़ना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। उसके आगे हम आप अध्ययन करेंगे, आगे जो बची 2 अवस्थाएं हैं उनका भी अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अब आ जाते हैं क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं, उसे क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। फिर आ गए गलनांक। गलनांक क्या है? गलनांक है जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ ठोस अवस्था में है और जब गल जाता है, पिघल कर द्रव बन जाता है, उसे गलनांक कहते हैं। फिर आते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव जो है उसे वाष्प में बदल जाए उसे कहते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ 3 ही लिखी, उसके बाद एक आती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, वो ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं, ठीक, तथा यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण जैसे कपूर का जलना, ठीक है, कपूर का जलना। कपूर जो है वो सीधे ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, तो ये इस क्रिया को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन क्रिया कहेंगे, ठीक है। फिर आती है एक प्रक्रिया जमना। जमना क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ द्रव अवस्था में
बदल जाए जमना कहलाता है। उदाहरण, पानी से बर्फ बनना। ठीक है, पानी है वो अगर बर्फ में बदल जाता है तो वो प्रक्रिया जमना कहलाएगी। ठीक है, ये प्रक्रिया कहलाती है जमने की। तो ये आपकी हो गए हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में जो है अध्ययन। हमने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, और जैसा कि हमने इस लेसन में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि कारण बताओ। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं कि कारण बताओ। ठीक है, कारण बताओ क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे कारण बताओ, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ये है। तो इसका आंसर क्या हो गया, शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है। सभी लोग जानते हैं शारीरिक प्रक्रिया के कारण हमें गर्मियों में ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर जो है क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। सभी लोग जानते हैं सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। आप सूती कपड़ा लीजिए, जल में डालिए तो वो जल ज़्यादा अपने में समाहित कर लेता है। ठीक है, इसीलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसीलिए हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए, या सूती कपड़े गर्मियों में आरामदायक होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आ जाती हैं। बर्फीले जल की कह लें या ठंडा जल जब हम गिलास में भर कर रखते हैं तो उसके गिलास की बाहरी सतह पर हल्की हल्की बूंदें हमें दिखाई पड़ती हैं। आखिर क्यों ये आ जाती हैं। इसका आंसर ये है कि किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन के बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती हैं। इसका कारण ये है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आता है। ठीक है, वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होता है वो ऊर्जा के जलवाष्प की ऊर्जा जो होती है वो ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, वही हमें जल की बूंदें नज़र आती हैं। ठीक है, ये आपका हो गया कारण बताओ। ठीक है, अब हमने जो आपसे कहा था कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं बना दिया है वैज्ञानिकों ने, तो उसमें कौन कौन सी अवस्था है 1 मिनट के लिए यहाँ देख लेते हैं। ये हो गई अवस्था, और उसके बाद ये अवस्था यहाँ पर आगे चल के वैज्ञानिकों ने बढ़ा दी प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा समझ लेते हैं बहुत ध्यान से। प्लाज्मा क्या है, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियान बल्ब के अंदर नियान गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम। नियान बल्ब जो हो देखते हैं हम लोग, उसमें गैस सब लोग जानते हैं नियान गैस, और फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है उसके अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है, हीलियम गैस होती है। विद्युत ऊर्जा जब उसमें प्रवाहित होती है तो यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। क्या तैयार होता है, जो चमकीला होता है वो चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। ठीक है, यही प्लाज्मा है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारे जो भी हैं उन सभी में चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है, ध्यान रखेंगे। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। जब तापमान ज़्यादा होता है तभी प्लाज्मा बनता है। ये हो गई आपकी चौथी अवस्था प्लाज्मा। उसके बाद 5वीं अवस्था है जो जिसे 2 वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित है,
बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये अवस्था हो गई पांचवी। इसमें क्या है, सन 1920 में वैज्ञानिक, जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे, सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या बेक कहा गया, ठीक है, शॉर्ट में। सन 2001 में अमेरिका के एरिक कॉर्नेल, वुल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वेमन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बेक तैयार होता है। बेक कैसे तैयार होता है, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बेक तैयार होता है, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तैयार होता है, ठीक है, समझ गए। आप सभी लोग अगर मोबाइल फ़ोन्स रखते हैं तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की विस्तृत जानकारी आपको वेबसाइट लिखे दे रहे हैं, उस पर मिल जाएगी। वेबसाइट का नाम है www.chem4kids.com। इस वेबसाइट पर आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। आशा है आपके सभी की समझ में आया होगा लेसन 1। एक नेक्स्ट वीडियो में लेसन 2 लेकर के आएंगे, तब तक नमस्कार, बाय बाय।